नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ समय से अपने शगुन अपशगुन, जिनको निमित्त भी कहते हैं, ओमेंस, इसको लेके वीडियो बना रहा हूँ। और इसका मेनली जो कंसर्न मैंने रखा था कि भविष्यवाणी जब हम करते हैं तो उसके समय में ये किस प्रकार हमारे उपयोग में आते हैं, क्योंकि ये एक ईश्वरीय इशारे हैं और ये इसीलिए होते हैं कि वो हमें मदद कर सकें। अब बात आती है हम इसको कितना समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। कि ये एक टॉपिक बहुत बड़ा है। मैं जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने किया कोशिश। तो मैं ये सोच रहा था कि इस टॉपिक पे मैं अगर और आगे जाऊंगा तो ये जो मेरा मेन टॉपिक लाल किताब का है इसमें कुछ छूट जाएगा। तो ये टॉपिक तो है अपनी जगह, इस टॉपिक पर मैं कुछ समय बाद फिर से शुरू करूँगा। कभी अगर इसी पे मैं चलता रहा तो आप लोग लाल किताब के जो कुछ रेफरेंसेस हैं वो भूल जाएंगे, मेन सब्जेक्ट यही रह जाएगा। तो ये मैं अभी के लिए आखिरी वीडियो दे रहा हूँ आपको इसके ऊपर, ओमेंस के ऊपर। उम्मीद है कि जैसे पिछले वीडियो आपने पसंद किए हैं ये भी आप पसंद करेंगे और मुझे उत्साहित करेंगे। और अगर आपको आगे देखने हैं तो ये आप भी बताइए कमेंट बॉक्स पे, तो मैं आगे जब कभी आऊँगा तो इस पर फिर से बताऊँगा नए तरीके से। इस अंक में ये जो कंक्लूडिंग पार्ट है इसमें मैं कुछ आपको बहुत ही चमत्कारिक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो इसके पहले आपने सुने भी नहीं होंगे। दावा नहीं करता, लेकिन मेरा जहाँ तक ताल्लुकात है कि आपने सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे कि इस तरह से चीज़ भी होती है। कि जब हम किसी का कुंडली विचार करते हैं तो उसी वक्त मैंने बताया था कि हमें निमित्त या ओमेंस या शगुन अपशगुन को देख लेना चाहिए अगर घटित हो रही हो। तो एक्सटर्नल शगुन के बारे में जो मैंने बताया था आपको, वो तो आपको याद रखना है। इस अंक में भी कुछ एक्सटर्नल शगुन मैं आपको बताऊंगा, उनको आप नोट कर लीजिए। और इसके अतिरिक्त कुछ शगुन ऐसे हैं जो कि आपके इल्म सामुद्रिक के द्वारा आपको मदद करते हैं। इल्म सामुद्रिक के द्वारा किस प्रकार मदद करते हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं कि पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम में, जब हमारे ये इल्म सामुद्रिक की विद्या बहुत विकसित उसमें थी, उसमें हस्तरेखा के मदद से तत्कालिक प्रश्नों के जवाब भी दिए जाते थे। तत्कालिक प्रश्न के जवाब माने हथेली में बनने वाले चिन्हों के हिसाब से दिए जाते थे। ऐसे चिन्ह जो कि मतलब अचानक अपीयर होकर डिसअपीयर हो जाते हैं, उसको देखना पड़ता है और उसको आपको मालूम होना चाहिए कि ये चिन्ह मुख्यतः कहाँ पर अपीयर होते हैं। तो ये विद्या बहुत प्रचलित थी और मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तात्कालिक प्रश्न हस्तरेखा में किस प्रकार अपीयर होते हैं, चिन्हों के माध्यम से अपना जवाब देते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पूरी चीज़ गड़बड़ नहीं करते हुए मैं यहाँ अभी आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैंने जो पिछला शुरू किया था इसके लिए शगुन अपशगुन के ऊपर, उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो एक चीज़ ये रह गई कि हम हवा के डायरेक्शन से भी पता लगा सकते हैं कि फेवरेबल इंडिकेशन है कि नहीं। हवा के डायरेक्शन को जानने के लिए अगर आप कमरे के अंदर बैठ के देख रहे हैं, एक तो आपका ये फ़ैन या एसी जो भी आपका चल रहा है वो बंद होना चाहिए। दूसरा, आप खिड़की के पास हाथ ले जाके एक कागज़ के छोटे से टुकड़े को लहराएं तो कागज़ के टुकड़े का डायरेक्शन बता देगा हवा किधर से आ रही किधर जा रही है। या आप थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लेके उड़ाएं तो उसके उड़ने की जो दिशा से भी आपको मालूम पड़ेगा। तो दूसरे दिशाओं को तो मैं न्यूट्रल मानूंगा, यहाँ पे सिर्फ लूँगा ऐसी हवा जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हो या साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही हो, सिर्फ इसी को मैं कंसीडर करूँगा। तो अगर कोई हवा
का झोंका साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है जिस वक्त आप विचार कर रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि प्रेडिक्शन आपका सही होने वाला है। लेकिन अगर इसके उल्ट नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में अगर ये झोंका जा रहा है तो प्रेडिक्शन होने में सही होने में संदेह की बात हो जाएगी, या वो काम बनेगा नहीं। या अगर कोई बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे कोई पूछ रहा है तो वो सेंसिटिव जो चीज़ है वो उसके खिलाफ चली जाएगी। एक तो ये हुआ कि हमने इसको कैसे पता लगा लिया कि विंड के डायरेक्शन से। अब मैं आ रहा हूँ कि जो मैंने इल्मे सामुद्रिक की बात की थी, हथेली पे किस प्रकार की इंडिकेशन आते हैं, इसके मैंने 2 स्लाइड्स लगाए। 2 स्लाइड मतलब 2 चित्र मैंने स्वयं खींचे थे इसको, और इस पर मैंने गोल सर्कल लगाया है, एरो मार्क भी लगाया है, जिससे आपको दिख जाए कि मैं इसमें आपको क्या बताना चाहता हूँ। एक में तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, जिसमें एक उसकी आकृति दिख रही है, जानवर की आकृति उभर के आ रही है, और एक में उसी एरिया में एक ऐसी लड़की की आकृति उभर के आ रही है जो ह्यूमन तो है लेकिन एक ह्यूमन जैसी नहीं दिख रही। वो मतलब जैसे कहता था ये ना पैरानॉर्मल एक आकृति है, लेकिन वो बहुत स्पष्ट है, धुंधली है। उसको थोड़ा आपको ध्यान से देखेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगी। तो ये 2 मैंने लगाए हैं। तो इस 2 में कैसा हुआ था कि मैं जब ये देख रहा था, विचार कर रहा था कुंडली का, एक सज्जन का, तो मुझे कुछ एक्सटर्नल इंडिकेशन समझ में नहीं आ रहे थे। प्रकृति तो देती है लेकिन समझने वाली बात है, वो एक्सटर्नल इंडिकेशन मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने हाथ को आगे करिए। मैंने उनके राइट हैंड को आगे लिया, और जैसे ही मेरी उनके राइट हैंड के ऊपर नज़र पड़ी और मैंने उनके राइट हैंड के किस क्षेत्र पे देखा, ये जो आप देख रहे हैं ये उच्च मंगल का क्षेत्र है, और ये इधर का हिस्सा नीच मंगल का कहलाता, प्लेन ऑफ मार्स, राहु का क्षेत्र भी कहलाता है यहाँ से यहाँ तक। तो इस जगह पे मैंने देखा कि एक जानवर की आकृति उभर के आ रही है, जैसे 3D या 4D जो बोलते हैं आप, वो उभर के आ रही है। हिंसक जानवर की आकृति मतलब मुंह, खुला हुआ मुंह उसका। आप इंडिकेशन उसमें देखेंगे तो आपको एकदम दिख जाएगा कि बिल्कुल सही है वो। तो वो आकृति तो मैंने मैं जनरली जब देखता हूँ तो साथ में कैमरा रखता हूँ। पहले तो ये मोबाइल का चलन नहीं था तो कैमरा था, अब मोबाइल से ही काम हो सकता है। आपको ही मैं सलाह दूंगा कि आपको ऐसी इंडिकेशन मिले तो आप हमेशा ये फ़ोटो ज़रूर लें अगर आपको कोई चिन्ह मिलते हैं। ये चिन्ह साधारणतः आपको बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव एरिया है ये दिखेगा आपको यहाँ पे, एक ये शनि के माउंट के ऊपर, और ये और ये इनमें दिखता है। और यहाँ पर ही तात्कालिक चिन्ह अपीयर भी होते हैं और डिसअपीयर भी हो जाते हैं, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको बहुत अद्भुत चीज़ें बताऊँगा। ये लाल किताब तो चलेगी ही साथ में, मेन तो लाल किताब है, इसके साथ साथ हल्के टॉपिक के अंदर उसको मैं लूँगा। मतलब मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपको बता दूँगा। तो जब हमने देखा कि ये चिन्ह उभर रहा तो मैंने बगैर कोई देर किए वो तस्वीर ले ली। वही तस्वीर मैंने लगाया है। उसमें एक ऐसा हिंसक जानवर, मतलब एक कुत्ते का या भेड़िए का चेहरा एकदम सामने उभर के आ रहा। अब ये जो सज्जन आए थे, कई साल पहले की बात है, ये किसी बड़े अचीवमेंट के ऊपर बात कर रहे थे और उनको जानना था कि इसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। तो कुंडली जो देख रहे थे तो उसमें टाइम उनका सही चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये उनको अचीव होने वाला है। तो फिर भी मैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं वोमेंस के ऊपर ध्यान दे रहा था तो मुझे दिखा नहीं। तो अचानक मैंने उनको कहा कि आप हाथ बताइए, हाथ में ये देख लिए। तो चूँकि कुंडली में पॉजिटिव इंडिकेशन थे, लेकिन मोडस ऑपरेंडी क्या था वो मैं पता नहीं लगा पाया। तो मोडस ऑपरेंडी मतलब तरीका, सफलता प्राप्त करने का जो तरीका उनका था वो कुछ हिंसक टाइप का दिख रहा था, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे हिंसा और कई इसी तरह की चीज़ें जिसको वायलेंस कहते हैं, उसके थ्रू इनको अपनी
जो मोटो है, अपना जो मंजिल है वो प्राप्त होनी थी, वो मैंने बता दी और हो भी गया शायद उनके साथ। तो एक तो ये स्लाइड या एक चित्र जो लगा हुआ है। दूसरा था कि एक और सज्जन का था जिनके बारे में मैंने बताया ना कि अस्पष्ट धुंधली सी वो तस्वीर दिख रही है, आप ध्यान से देखिए, ज्योतिषी के निगाह से देखिए, आपको दिख जाएगा। वो उनको कुछ इंट्यूशन हो रहा था, कुछ आशंकाएं हो रही थी कि उनकी जान को खतरा है, उनके साथ कुछ अशुभ घटने वाला है। कुंडली में भी जब मैंने उनको देखा, उनका वर्षफल बना के देखा, कुछ इसी प्रकार के इंडिकेशन आ ज़रूर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी जान ही चली जाएगी। तो मैंने फिर ये ओमेंस को देखना, टटोलना शुरू किया, लेकिन वहाँ वही हाल हुआ कि मुझे कुछ समझ में आया नहीं, कुछ दिखे नहीं। तो मैंने उनकी हथेली को देखा और देखते देखते मुझे इस एरिया में, इसी एरिया में जहाँ पे ये सज्जन का देखा था, मुझे वो चिन्ह आ गया। मैंने उसकी तस्वीर ले ली जो मैंने लगाई इसमें भी। तो वो आकृति कोई इंसानी आकृति होते हुए भी इंसान की थी नहीं, अजीबोगरीब एक आकृति है वो, इंसान की शक्ल में, क्या कहना चाहिए। तो मैंने उनको बता दिया कि हाँ, आपके साथ अशुभ हो सकता है, तो आप अलर्ट रहिए। और कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ 15-20 दिन का टाइम था जो उनके लिए गड़बड़ हो सकता था। तो ये हुआ उनके साथ, उनकी अकस्मात अकाल मृत्यु हुई। अब ये चीज़ें ओमेन से ही पता लगी। तो वही मैं आपको बता रहा था कि ओमेंस को कंसीडर करना चाहिए। ओमेंस बहुत सारे हैं, जैसे कुछ मैंने चीज़ें लिख भी रखी हैं, लेकिन वो पूरा हो नहीं पाएगा। तो मुख्य मुख्य चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ मान लीजिए कि आपसे किसी कोई आदमी घर से चला गया है, किसी की पत्नी चली गई है, बच्ची चली गई है, घर छोड़ के चला गया है। तो दो तरीके हैं, आप लाल किताब का प्रश्न कुंडली बना के, जो पंचम भाव संतान का भाव है और पंचम से चतुर्थ जो अष्टम भाव है, उसको एग्जामिन करके देखते हैं, है ना। और उसको घर में वापस लाने के लिए पंचम से अष्टम भाव, मतलब जो जिसका जन्मांग है, जैसे पंचम भाव से अष्टम भाव शमशान का भाव है, लेकिन पंचम भाव से जो अष्टम भाव पंचम के लिए चतुर्थ और लग्न के लिए अष्टम भाव है। तो अगर वहाँ पर जिसके संबंध में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, उससे संबंधित वस्तु अगर वहाँ पर स्थापित की जाए, शमशान में ले जाके मतलब फेंक दिया जाए, तो ये वापस आ जाता है। तो अगर ये तो हुई अपने लाल किताब की बात कि उपाय से हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी बात करें, ओमन की बात करें, तो ओमन में यहाँ क्या कैसा होगा कि बात करते करते आपके हाथों से या जो प्रश्न करता है उसके हाथों से कोई भी ऑब्जेक्ट छूट के नीचे गिर जाए, ज़मीन पे गिर जाए अचानक, अननोइंगली, ऐसा नहीं कि उसने फेंक दिया, अननोइंगली गिर जाए, तो इसका मतलब है कि जो गया हुआ व्यक्ति है वो वापस आने वाला है। ये एक बात हो गई। दूसरे है कि इसी चीज़ में, इसी से मिलता जुलता ओमेन होता है कि कोई मतलब यंग बॉय आता है, कोई आदमी आता है, कोई लड़की आती है अपने एग्ज़ाम के संबंध में कोई प्रश्न करने के लिए कि साहब हमने ये परीक्षा दी है, इसमें हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब आपने लाल किताब कुंडली बनाइए, आप कैलकुलेशन करिए, लेकिन फाइनल के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि कोई मतलब जैसे कि मान लो टीवी चल रहा हो या कहीं रेडियो की आवाज़ आपको आ जाए न्यूज़ की
कि फला कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया है, इस तरह की आवाज़ आ जाए, या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ है, कोई पास पड़ोस से या अपने स्ट्रीट से ऐसी कोई आवाज़ आ जाए कि किसी को फला चीज़ मिल गई, तो इसका इंडिकेशन होता है कि उसको उस परीक्षा में सफलता मिलने वाली है। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं अब, लेकिन अगर इसी को मैं बोलता रहूँगा तो वो लाल किताब का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं पीछे छूट जाएगा, इसलिए कुछ अभी चीज़ें बता दी आपको, और बाकी चीज़ें मैं बताऊँगा ज़रूर आपको। और मुझे मेरे रिकॉर्ड में जो कुछ मिलेगा आपको, कुछ इसके एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी हस्त प्रिंट लगाए हैं, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो भी मैं लगा दूंगा, तो आपको और कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ होती है। अब जैसे शादी के बारे में ही है, शादी के बारे में कोई प्रश्न करे और उसमें कोई बैंड बाजा बारात की आवाज़ आपको आए जो आपकी तरफ चली आ रही है, जहाँ पे प्रश्नकर्ता आपके साथ बैठा है वो आवाज़ आपकी तरफ आ रही, तो शादी होने वाली है, हो जाएगी पक्के तौर पे। लेकिन इसके उलट अगर ये आवाज़ आपसे दूर जा रही है तो शादी की बात कितनी भी तय हो जाए वो टूट जाएगी। तो ये हुई कुछ ओमेंस की बातें। अब ये समय जो है पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ख़राब समय चल रहा है, सबको मालूम है। कोरोना की तरह से लोग त्रस्त हैं। बहुत से ज्योतिषियों ने और मैंने स्वयं ने भी इसके बारे में प्रेडिक्शन किया था। बहुत से लोगों के प्रेडिक्शन गलत चले गए। उन गलत गए प्रेडिक्शन में मैं भी एक हूँ। तो उसके बारे में, तो समय के बारे में तो प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ईश्वर ने एक तय कर रखी है। ईश्वर उस जो सीमा है, इंसान उस सीमा के आगे नहीं जा पाता। तो शायद हमारी सीमा वहीं तक थी, हमने कोशिश की, हम उसमें फेल हुए। लेकिन जहाँ तक उसके जो मैनेजमेंट है, मतलब उसके ट्रीटमेंट में या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मैंने कुछ उपाय बताए थे, तो उसमें लोगों ने सकारात्मक रिएक्शन दिया है कि उनको फ़ायदा हुआ है। तो मैं इसको जाते जाते एक बार बताना चाहता हूँ तर्क के साथ। मैंने जो भी आपको बताया है लाल किताब के अनुसार बताया है, उसका तर्क भी देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके कुछ 3 विधियाँ बताई थी और एक उपाय था। 3 विधियों में था कि एक नीम, बैगन, सरसों के साथ फ्राई करके, सरसों के तेल में फ्राई करके, और उसको चावल के साथ मिक्स करके खाना। दूसरा तरीका था उसमें कि अपना ये चिरायता होता है, जो शायद दुनिया का सबसे कड़वा हर्ब है वो। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो नीम बैगन का जो अपन भोजन के साथ लेंगे, उसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। या हम खाने जैसे अपन लंच या डिनर लेते हैं उसकी तरह हो सकता है। लेकिन ये चिरायते का जो है, इसमें आपको वैद्य, हकीम या डॉक्टर से सलाह करके ही इसके डोज में लेना है, खुद नहीं। क्योंकि मैं क्या बताऊं कि जो ये नीम बैगन वाला जो फार्मूला है, ये एक ऐसा है कि एक डिप्लोमेटिक बातचीत के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सुलझाना, और चिरायते के साथ ट्रीटमेंट मतलब किसी चीज़ को मिलिट्री एक्शन से सॉल्व करना। ये फ़र्क है। तो उसके पीछे मैं तर्क बता देता हूँ नीम बैगन का। नीम जो है ये है शुभ मंगल का प्रतीक होता है। बैगन जो है, बैगन हम कौन सा यूज़ करेंगे? लंबा बैगन। लंबा बैगन राहु और शुक्र का प्रतिनिधि है। गोल बैगन में राहु शुक्र के साथ बुध भी हो जाता है मिक्स, इसलिए हम गोल बैगन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बुध का कोई भरोसा नहीं होता है वो किस चीज़ के फल को किस डायरेक्शन में ले जाए। और यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति ठीक नहीं है
तो आप उसका सेवन अगर गोल वाला बैगन यूज़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यूनिवर्सली करेक्ट क्या है कि आप लंबा वाला बैगन लीजिए, लंबे वाले बैगन के छोटे टुकड़े कर लीजिए। लंबे वाले बैगन में ऊपरी परत राहु है, अंदर के परत शुक्र है। अब जब हम इसको सरसों के तेल में फ्राई करते हैं, नमक भी मिलाते हैं, तो इसमें सरसों के तेल मतलब शनि का प्रभाव भी शामिल हो जाता है, सूर्य भी का प्रभाव आ जाता है। अब ये एक इतना इंटेंस एक मिक्सचर बना देते हैं जो कि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस को रोकने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है। अब जब हम इसको चावल के साथ ही क्यों मिला के खाते हैं, रोटी के साथ क्यों नहीं खाते? चावल चंद्र का प्रतीक है और हमें लाल किताब के अनुसार मालूम है कि राहु को या तो मंगल कंट्रोल करता है या राहु चंद्र रूपी माता के गोद में शांत पड़ा रहता है। तो चावल चंद्र का प्रतीक है, उसके साथ मिक्स किया तो हमने एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाल लिया, मतलब जिस पे माँ का प्यार भी है, डांट डपट भी है, मंगल का कंट्रोल भी है और शनि का अनुशासन भी है। इन चीज़ों को मिला के हमने इसको कंट्रोल किया है। चिरायते का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो एक तरह से बहुत तीव्र मंगल का प्रतीक हो जाता है और भी कई उसमें एडिशन होते हैं। तो हमें तीव्र तभी यूज़ करना चाहिए जब डिप्लोमेटिक जो टॉक हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये है, तो उसको चिरायते की यूज़ करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसमें आपको मेडिकल सलाह की ज़रूरत पड़ती है। एक और मैं एडिशनल आपको बता रहा हूँ जो पिछले में नहीं बताया था कि एक सहजन का वृक्ष जो होता है, सहजन मतलब जो जिसको ड्रम स्टिक इंग्लिश में बोलते हैं, वो उसका का पूरा वृक्ष जो है एक तरह से आयुर्वेदिक औषधालय ही है। जड़ से लेके पत्ती तक और फल तक उसके हर काम औषधि स्वरूप में यूज़ किए जाते हैं। तो पूरे का तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे को जो उसके ड्रम स्टिक्स हैं, जो फल है, उसके बारे में ये है कि अगर उसके ड्रम स्टिक्स को, फल को काट के पानी में काफ़ी देर तक उबाल के जब वो पूरा सॉफ्ट हो जाए उसको उसी मसल दें और फिर उसको छान के उसका जो सत्व निकलता है उसको अगर दवा के बतौर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी ये जो वायरस हैं, ये बैक्टीरिया हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी एक सलाह है आपको कि आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, सरकार का अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो तो कर ही रही है, वैक्सीन निकाल दिया है, वैक्सीन पहुंचा रही है, लेकिन हमारे जैसे एक इतने बड़े देश में जिसमें 125 करोड़ के ऊपर आबादी है, हर चीज़ के लिए सरकार पे वेट नहीं कर सकते। हमें खुद की मदद खुद करनी पड़ेगी, खुद की इम्यूनिटी खुद बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन खुद की इम्यूनिटी बढ़ाएं उसी में जो आपके बस में हो, आप डॉक्टर ना बनने की कोशिश करें। तो ये जो मैंने बताया उपाय नीम बैंगन वाला, आप इसको करें। इसका मेथड कुछ नहीं है, इसमें नीम के पत्ते। कोरोना के रोकथाम के लिए मैंने लाल किताब के आधार पर कुछ उपाय एक्सप्लोर किए हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसके पीछे जो तर्क हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला उपाय जो है कि नीम के पत्ते और लंबे बैंगन के टुकड़ों को छोटा छोटा काट के उस पर थोड़ा सा नमक मिलाकर केवल सरसों के तेल में तलना है और तलकर सिर्फ चावल के साथ मिलाकर खाना है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि नीम के पत्ते शुभ मंगल का प्रतीक है जो राहु को कंट्रोल करते हैं। लंबे बैंगन के टुकड़े या लंबा बैंगन जो है वो राहु और शुक्र का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ गोल बैंगन को हम इसलिए नहीं लेते कि उसमें राहु और शुक्र के साथ बुध भी इंक्लूड हो जाता है, और बुध चूँकि बहुत ही ऐसा ग्रह है कभी भी पलटी मार जाए
और जिसकी कुंडली में बुध सही नहीं होगा उसको नुकसान कर सकता है। इसलिए हम गोल बैगन को नहीं रखते, लंबे बैगन को ही लेते हैं। लंबे बैगन का जो ऊपरी छिलका है वो राहु का प्रेजेंटेशन करता है और अंदर का जो है, जो जिसको कहते हैं फ्लैश, उसका वो शुक्र का है। अब सरसों का तेल शनि को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जब हम इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं तो क्या होता है कि मंगल राहु के जो लहर है उसको कंट्रोल करता है, उसमें मिक्स हो जाता है। नमक सूर्य का प्रतीक है जो कि इसमें अपनी तेज़ी मिला लेता है। सरसों का तेल शनि का प्रतीक है, शनि डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, मतलब ये प्रोसेस किस प्रकार से आगे बढ़ेगा उसको मेंटेन करता है। और सिर्फ चावल के साथ मिलाकर खाने का मतलब ये है कि हम इसको चंद्र के साथ मिला देते हैं, क्योंकि राहु चंद्र रूपी माता के गोद में ही शांत रहता है। तो हम इसके ऊपर राहु को कंट्रोल करने के लिए शांत भाव से, मातृत्व भाव से और डिसिप्लिन के द्वारा और अंकुश के द्वारा इन चीज़ों को इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल करते हैं। नंबर 2 है चिरायता का सेवन। डॉक्टर, वैद्य, हकीम से पूछकर इसलिए करें कि इसका डोज लेना पड़ता है, कितना डोज आपको देना है। ये बिल्कुल मिलिट्री एक्शन जैसा है, ये सीधा एक्शन करता है। तीसरा है, और ये जब बता दूं मैं, ये चिरायता अत्यंत तीव्र मंगल का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त सहजन फल्ली जो है, जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, उसका तो पूरा का पूरा वृक्ष ही एक आयुर्वेदिक औषधालय जैसा होता है। तो अतः इसके ड्रम स्टिक मतलब फलियों का सूप अगर उबाल करके बना के पिए जाए तो वो असर करता है, क्योंकि ये एंटीवायरस भी होता है। दूध में कॉफ़ी इसलिए मिलाएं कि चंद्र के प्रतीक दूध में हम राहु के प्रतीक कॉफ़ी को मिला के लेंगे तो चंद्र राहु के साथ राहु को शांत रखेगा। आप इसको करिए और इसका कमाल देखिए। ये मतलब इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ाने के काम में बिल्कुल आते हैं। और आप इस चीज़ पे अपने आप पे कंट्रोल रखें, घबराएं नहीं, क्योंकि राहु जो है मेरे हिसाब से मैंने पिछले साल बताया था कि ये राहु का उपद्रव है, क्योंकि राहु एक है ऐसा है जिसके किए हुए उपद्रव किसी के समझ में नहीं आते। ये उपद्रव अपने आप शुरू होते हैं और अनजान तरीके से ख़त्म भी हो जाते हैं, कोई इसकी पकड़ नहीं पाते, वो ये हो रहा है। तो राहु की जो लहरें हैं बहुत तेज़ी से टकराती है इंसानी दिमाग के ऊपर। आदमी इस टक्कर से अपने होशो हवास खो बैठता है। जब होशो हवास खो बैठता है तो उससे क्या होता है कि उसकी पर्सनल इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि कोई व्यक्ति अगर किसी से लड़ने जाए और उसको देखते ही वो डर के मारे एक तरफ दुबक जाए तो वो तो पहले ही हार गया। हो सकता है वो देखने में ही लंबा चौड़ा हो और उसमें कुछ भी ना हो। तो वही आपको करना है। इस वक्त आपको धीरज से, संयम से रहना है और बहुत जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, भगवान ने चाहा। राहु की लहर है, राहु की लहर को मंगल से शांत कर सकते हैं, ये हमने तरीका बताया। दूसरा तरीका एक और है। ये वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। दूसरा तरीका ये है कि राहु कारक नारियल लेके उसमें ये लाल जो धागा होता है इसको पूरा लपेट के और दरवाजे के बीचों बीच, मेन एंट्रेंस के बीचों बीच अंदर की तरफ बांध दें तो राहु मंगल के कंट्रोल में रहेगा। मान लीजिए कभी ये मंगल इसको कंट्रोल नहीं करेगा तो ये जो नारियल है ये क्रैक हो जाएगा। जैसे ही क्रैक हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है। आप दोबारा उस दूसरा नारियल लीजिए, उस पर लाल धागा खूब अच्छे से लपेट के और एक चाहे तो सिंदूर भी लगा दीजिए और उसको लटका दीजिए। तो ये जो क्रैक होता जाए, कभी कभी लगातार क्रैक होते जाते हैं, तो आप उसको बदलते जाइए, जिससे आपके घर की सुरक्षा रहेगी, घर में इसका प्रवेश नहीं हो पाएगा और आप लोग अच्छे से रहेंगे। तो चलिए हम विदा लेते हैं आपसे। उम्मीद करते हैं आप लोग सब सुखी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
कि आप सभी अच्छे से रहें। नमस्कार।